नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑब्यू की जाति निकालना बताएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को कुछ जो ऑब्यू में ऑपरेशन लगाई जाती हैं जिन्हें हम प्रारंभिक रूपांतरण बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो संक्रियाओं के द्वारा किसी ऑब्यू की जाति कैसे निकालते हैं वो हम आप लोगों को बता रहे थे। और उसी के आगे जो संक्रियाओं में कि उसी के आगे जो ऑब्यू की जाति हम किस प्रकार फाइंड करते हैं, या फिर जो हमने आप लोगों को एक मेथड बता दी थी जिसे हम बोलेंगे प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा ऑब्यू की जाति निकालना। तो आज हम अगली दूसरी मेथड आप लोगों को बताएंगे और वो हमारी क्या होगी, ऑब्यू को हल करके आप या ऑब्यू का मान ज्ञात करके या डिटरमिनेट मेथड द्वारा किस प्रकार हम आप किसी भी ऑब्यू की जाति निकालते हैं। उसके पहले जो हम प्रारंभिक रूपांतरण एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर ऑब्यू की जाति निकालते हैं, उससे संबंधित कुछ हम आप लोगों को कुछ मोस्ट पॉइंट और बताना चाहते हैं। पहले हम आप लोगों को वो सब बता दे रहे हैं कि जब हम बेसिक और जब हम प्रारंभिक रूपांतर लगाते हैं तो हम उससे संबंधित और कुछ क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार हम दूसरी मेथड डिटरमिनेट मेथड द्वारा ऑब्यू की जाति ज्ञात करते हैं। जब हमने आप लोगों को पहली मेथड बताई थी और हमारी क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑब्यू की जाति जिसे हम रो से शो करते हैं, जो हमारी ज्ञात करने की पहली विधि होती है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा ऑब्यू की जाति फाइंड करना। और एलिमेंट्री ऑपरेशन जो प्रारंभिक रूपांतरण होते हैं, अभी हमने आप लोगों को ऑब्यू में अभिक्रियाएं लगाना नहीं बताई, किस प्रकार ये अभिक्रियाएं हम ऑब्यू में लगाते हैं। हम ऑब्यू की जाति का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होने के बाद इसके बाद अगले लेक्चर में हम आप लोगों को ऑब्यू में संक्रियाएं क्या होती हैं, किस प्रकार लगाई जाती हैं ये बताएंगे। और तब हम वहां पर ऑब्यू आप लोगों को ऑब्यू में संक्रिया सिखा देंगे। एक एग्जांपल लेकर संक्रिया के द्वारा हम ऑब्यू की जाति निकालना फिर से बता देंगे। जिन लोगों से ऑब्यू में संक्रिया लगाते नहीं बनती वो पूरी मेथड को जान सकते हैं, ताकि अगले लेक्चर में आगे जब हम बताएं तब आप लोग वहां अप्लाई करके ऑब्यू की जाति फाइंड कर सकें, और जिनसे अब संक्रिया लगाती बनती है वो अभी ही किसी भी ऑब्यू की जाति निकाल सकते हैं। तथा इसमें एक चीज ये होती है कि किसी भी ऑब्यू में तीन प्रकार की संक्रिया लगाई जाती हैं, लेकिन अभी हम आप लोगों को संक्रिया के बारे में नहीं बता रहे हैं, और हम केवल ये बता रहे हैं कि जो हमने पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा ऑब्यू की जाति निकालना बताई थी, तो हम इसमें ऑब्यू की जाति जो निकालते हैं हम तीन प्रकार से किसी ऑब्यू की जाति फाइंड करते हैं। अर्थात इसके अंदर भी तीन सब मेथड होते हैं, या फिर तीन प्रकार से किसी ऑब्यू की जाति को याद किया जा सकता है। पहला होता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन या प्रारंभिक रूपांतर लगाकर दिए गए ऑब्यू को कैनोनिकल फॉर्म में बदल लेते हैं, या कैनोनिकल फॉर्म में बदलकर उसकी जाति फाइंड कर लेते हैं। इसी को हम बोल देते हैं एशेलॉन फॉर्म, या कैनोनिकल फॉर्म या एशेलॉन फॉर्म में बदलकर उसकी जाति फाइंड कर देते हैं, या उसे नॉर्मल फॉर्म जिसे हम बोलते हैं प्रसमान समूह, और प्रसमान समूह में बदलकर ऑब्यू की जाति ज्ञात कर लेते हैं, या फिर अभिक्रियाओं के द्वारा किसी ऑब्यू की रो रैंक यानी पंक्ति जाति या कॉलम रैंक जिसे हम बोलते हैं स्तंभ जाति
ये निकाल कर ये फाइंड करके दिए गए अवयव की जाति निकाल ली जाती है। अब कैनोनिकल रूप होता क्या है, यदि हम देखें कैनोनिकल रूप में क्या होता है, कोई अवयव हमें दिया गया इस प्रकार, वो कहता है इसकी जाति निकालो, हमारा अवयव कुछ भी दिया गया है और हमें इसकी जाति फाइंड करना है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे। जिनसे संक्रिया बनती है वो आसानी से लगा सकते हैं, जिनसे नहीं बनती तो हम आगे आप लोगों को सिखा देंगे। अभी आप पूरी मेथड जान सकते हैं कैसा क्या होता है। तो हम जब इसमें संक्रिया लगाएंगे तो कैनोनिकल रूप में बदलेंगे, और कैनोनिकल रूप में जब किसी दिए गए अवयव को बदलेंगे तो इसमें जितनी भी क्या होंगी, अशून्य पंक्तियां होंगी या अशून्य स्तंभ होंगे, जितने इसमें नॉन जीरो रो या नॉन जीरो कॉलम होंगे उनकी संख्या ही दिए गए अवयव की क्या होगी, जाति होगी। जब हम इसे बदलेंगे तो कैसे होता है, सरल रूप में बदलना है, कैसे बदला जाता है, तब उससे एक ऐसे अवयव के रूप में बदलने हैं जिसमें पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या हो, एक हो। पहली पंक्ति का पहला अवयव एक हो या शून्य हो, है ना, एक चल जाएगा या फिर जीरो चल जाएगा। इसके अलावा दूसरे अवयव कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरी पंक्ति में क्या हो, तो पहली पंक्ति में पहले अवयव एक के आगे जितने भी शून्य थे, तो दूसरे पंक्ति में शून्यों की संख्या पहले वाले अवयव, पहली वाली पंक्ति में पहले अवयव से जितने शून्य से उससे अधिक होनी चाहिए, कम से कम एक अधिक होना चाहिए। और फिर इसमें यदि पहला एक शून्य तो इसमें दो शून्य होना चाहिए, और इसका पहला अवयव क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। बाद वाला अवयव कुछ भी हो, शून्य हो, दो हो, तीनों से कोई मतलब नहीं है। फिर तीसरी वाली पंक्ति में शून्यों की संख्या, पहले जो अशून्य अवयव एक है तो उस पहली वाली पंक्ति में एक से पहले जितने शून्य है उससे एक ज्यादा होनी चाहिए। फिर पहला जो अशून्य अवयव होगा वो एक होगा और उसके बाद कोई भी अवयव हो सकता है। जैसे हमने क्या कहा, यदि एक यहाँ मान लें तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यदि यहाँ पे जीरो शून्य हो गए तो यहाँ पे कम से कम, तो यहाँ पे पहला अवयव एक शून्य तो होना ही चाहिए। एक से अधिक शून्य चल जाएंगे लेकिन इस वाले से एक ज्यादा शून्य होना ही चाहिए। इसमें एक भी जीरो नहीं, तो इसमें शर्त क्या है, एक पहला अवयव क्या होना चाहिए, जीरो। फिर पहला जीरो के बाद पहला शून्य अवयव एक होना चाहिए, आगे कुछ भी होता रहे। लेकिन यदि इसमें जीरो की संख्या इससे ज्यादा हो तो एक ज्यादा तो होना ही है, लेकिन दो ज्यादा हो चल जाएगा, तीन ज्यादा हो चल जाएगा। यदि हमने ऐसा लिख दिया तो ये भी ऐसा रूप लिखा है, और इसे हम बोलते हैं केमिकल रूप लिखा है। ऐसा लिख दें तो भी केमिकल रूप लिखा है, और यदि हम इसे ऐसा लिख दें कि इसमें एक जीरो है, इसमें दो जीरो है, इसका कुछ भी कर दो तो भी ये क्या लिखा है, कैनोनिकल रूप लिखा है। मतलब पहली वाली पंक्ति में पहला अवयव शून्य हो तो ठीक है, या शून्य नहीं है तो पहला अवयव एक ही होना चाहिए, ये शर्त होती है। फिर इसमें जो पहले अवयव एक के पहले जितने शून्य है उससे दूसरी पंक्ति में एक ज्यादा शून्य होना चाहिए, एक से ज्यादा शून्य हो चल सकते हैं। हमें तीन कोटि का अवयव लिया है और अधिक कोटि का तो अधिक जीरो हो सकते हैं। फिर तीसरी पंक्ति में पहले वाला जो अशून्य अवयव एक, उससे पहले जितने शून्य उससे एक ज्यादा शून्य तो होना चाहिए। दो तीन ज्यादा शून्य है कोई बात नहीं, शून्य के बाद पहला अवयव एक होना चाहिए, पहला अशून्य अवयव एक होना चाहिए, फिर एक के बाद कोई भी अवयव हो सकता है। जब कोई अवयव इस रूप में होता है तो हम इसे बोलते हैं वो कौन से रूप में है, कैनोनिकल रूप या एसोलोन रूप में है। हम दिए गए अवयव में संक्रिया लगाकर उसे कैनोनिकल रूप में बदलते हैं, फिर देखते हैं इसमें कितनी पंक्ति अशून्य। हमारा कैनोनिकल रूप बन गया, अब हम इसमें संक्रिया लगाना बंद कर देंगे। फिर यदि इसमें तीन अशून्य पंक्तियां दिख रही तो दिए गए अवयव की रेंज कितनी हो जाएगी, 3। यदि इसमें ये जीरो बन जाए हो सकता है तो दिए इसमें कितनी शून्य पंक्तियां हैं, 2, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यदि हम यहाँ दोनों जीरो बना दें तो एक अशून्य बनती है तो इसमें कितनी इसकी जाति हो जाएगी, तो इसकी जाति 1 हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं संक्रिया लगाने का कितनी अशून्य पंक्तियां हैं, और जितनी अशून्य पंक्तियां होंगी वो उसकी क्या बन जाएगी, वो उसकी जाति कहलाएगी।
तो ये क्या था, कैनोनिकल रूप या एसल लोन रूप में बदलकर। इसे हम कैनोनिकल रूप भी बोल देते हैं या एसल लोन रूप बोल देते हैं। कैनोनिकल का मतलब एक प्रकार से विहित रूप हो जाता है, और कैनोनिकल का मतलब होता है हिंदी में विहित रूप हो जाता है, और एसोलोन का मतलब होता है सोपानक रूप होता है। इसके प्रश्नमान रूप में आए नॉर्मल रूप, तो नॉर्मल रूप में क्या होता है, तो कोई भी आव्यूह जब एक प्रकार का इकाई आव्यूह होता है तो उसके इस रूप को या ऐसे आव्यूह को हम बोलते हैं नॉर्मल रूप, हिंदी में से बोलते हैं प्रश्नमान आव्यूह। प्रशमान आव्यूह या प्रशमान रूप बोलते हैं। इसकी शर्त क्या हो कि वो आव्यूह विकर्ण आव्यूह के रूप में होना चाहिए। और विकर्ण आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह के रूप में होना चाहिए। इकाई आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण में एक एक हो और विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य हो, ऐसे आव्यूह को हम यूनिट मैट्रिक्स इकाई आव्यूह बोलते हैं। क्योंकि ऐसे आव्यूह को हल करने पर इसका सबयोग जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, एक आती है। कोई आव्यूह 3 कोटि का है तो ये 3 कोटि का इकाई आव्यूह बन जाएगा। तो जितनी कोटि का इकाई आव्यूह बनेगा वो इसकी जांच क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। यदि हमने इसे बनाया पंक्ति 0 बन गई तो 2 कोटि का इकाई आव्यूह बनेगा, तब इसकी जाति 2 हो जाएगी। यदि इसकी दोनों 2 पंक्ति 0 बन जाए और लास्ट में 1 कोटि का इकाई आव्यूह बने तो इसकी जाति 1 हो जाएगी। तो मतलब यदि हमें कैनोनिकल रूप में बदलना है तो हम देखते हैं कितनी अशून्य पंक्तियां उपस्थित हैं। यदि हमने इसे नॉर्मल प्रोम और या प्रश्नमान रूप में बदला तो हम देखते हैं कितनी कोटि इकाई आव्यूह बना है। इकाई आव्यूह मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 सारे 0, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 1 सारे 0, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 1 फिर सारे 0। इसमें भी अच्छे देखा जाए तो 0 की संख्या पंक्तियों में लगातार बढ़ रही है, अर्थात पहली वाली पंक्ति से अगली पंक्ति में एक 0 ज्यादा है और पहला अशून्य अवयव 1 है। बस शर्त है एक के बाद इसमें सारे अवयव फिर 0 होने चाहिए, जबकि ऐसे रूप में एक के बाद फिर कोई भी अवयव कुछ भी हो सकता है। तो ये थे 2 रूप। तो हम संक्रिया लगाकर किसी आव्यूह को इन रूप में बदलते हैं, और जब तक ये रूप प्राप्त नहीं होते तब तक हम संक्रिया लगाते जाते हैं। जब ये रूप में आव्यूह बदल जाता है तो संक्रिया निकालना बंद कर देते हैं और इनके आधार पर आव्यूह की जाति फाइंड कर लेते हैं। ये क्या था, हमने जो बताया था, पहला हमने अपना मेथड एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा आव्यूह की जाति ज्ञात करना। तो आव्यूह की जाति में सब मेथड मतलब उसे संक्रिया लगाकर क्या कैनोनिकल या एसेनोन रूप में बदलेंगे या फिर नॉर्मल रूप में बदलेंगे। इसके बाद है प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा यदि हम किसी आव्यूह की स्तंभ जाति या पंक्ति जाति निकाल लें तो जो किसी आव्यूह की स्तंभ जाति होती है वही उस आव्यूह की पंक्ति जाति होती है, अर्थात दोनों सेम होती हैं। और जो किसी आव्यूह के दोनों सेम हैं तो जो पंक्ति जाति या स्तंभ जाति होगी वही उस पूरे आव्यूह की जाति होगी। तथा इसमें एक चीज और है, जब इकाई आव्यूह का मान 1 होता है तो हमने क्या बोल दिया, इकाई आव्यूह का मान चूंकि 1 होता है इसलिए जितनी कोटि का इकाई आव्यूह बदलेगा वही उसकी जाति हो जाती है। इसका मेन चीज क्या है, इकाई आव्यूह का जब मान 1 होता है तो चूंकि इस आव्यूह का इकाई आव्यूह का जब मान 1 आएगा, इसके हम एक नाम दे दे तो ए का जो मान है 1 है तो ये नॉन इक्वल 0 है। और जब किसी आव्यूह का मान 0 के बराबर नहीं होता या कोई अशून्य संख्या के बराबर होता है तो जो उसकी कोटि है वह उसकी क्या बन जाती है, जाति बन जाती है। अर्थात आव्यूह को हल करने पर यदि इसका मान 0 नहीं आता तो जो कोटि होगी वही जाति बन जाएगी। मतलब कहने का मतलब है जो भी जाति पहली बार पढ़ रहे हैं, जब पूरी जाति जान जाओगे तब ये चीज क्लियर होगी कि हमें जो संक्रियाओं के द्वारा किसी प्रकार आव्यूह जाति निकालें इन सब का मूल आधार है आव्यूह को हल कर आव्यूह की जाति निकालना ही मूल आधार है। इसे हम बोल देते हैं डिटरमिनेट मेथड द्वारा। ये सब क्या है, आव्यूह का जो अपना अस्तित्व है कोई नहीं है, हम किसी भी समीकरण को इस प्रकार व्यवस्था में जब लिख देते हैं
पंक्ति और स्तंभों में तो उसे अवयव बोला गया। और जो हम समीकरणों में प्रतिस्थापन विलोपन विधि लगाते हैं तो यहाँ भी एक प्रकार हम विलोपन विधि लगाते हैं जिन्हें संक्रिया नाम दे दिया गया, और कुछ नहीं है, उसके समीकरणों को चरों के गुणांक को इस प्रकार रखकर और वही संक्रिया वही विधि लगा देना ही, वह विधि और संक्रिया लगाना ही जब आप भी में उन विधियों को लगाते हैं प्रतिस्थापन किसे विलोपन विधि को, तो उन्हें हम आप भी में संक्रिया बोल देते हैं। संक्रियाओं का ना कोई मतलब अलग से कोई वो नहीं है, केवल एक प्रकार से विलोपन विधि कहलाई है। और जो संक्रिया के द्वारा आप जो याद करते हैं इसका भी अपना इसका भी अलग से कोई रोल नहीं है, बल्कि इनका अर्थ ही है कि जब किसी अवयव को इस प्रकार बदला जाता है तो इनका मान क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा अवयव का मान। और फिर वही चीज हो जाएगा जो डिटर्मिनेंट में होता है, यदि किसी अवयव को हल करने पर उसका मान जीरो आता है तो उसकी जाति उसकी कोटि के बराबर नहीं होगी, कोटि से कम होगी। फिर कितनी कम होगी वो हम निकालेंगे फिर से हल करके। और कभी भी पहले बता चुके हैं किसी भी अवयव की जाति कोटि से अधिक नहीं होती, कोटि के बराबर होगी या उससे कम होगी। उसी प्रकार इकाई अवयव का मान कभी भी जीरो नहीं होता, वो जिस कोटि का इकाई अवयव है इकाई अवयव का मान चाहे किसी भी कोटि का हो सदैव एक होता है, इसलिए वो जितनी कोटि का होता है वही उसकी जाति बन जाती है। अर्थात इन सब का बेस आधार क्या है, डिटरमिनेट मेथड, अर्थात अवयव को हल करके उसकी जाति निकालना ही है, जिसे दूसरे रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। अर्थात उसका मान तो है लेकिन उसके मान को इनडायरेक्ट रखा गया है और डायरेक्ट रूप में क्या बोल दिया गया है, उसके रूप को ज्यादा महत्व दे दिया गया है और उसके रूप के आधार पर उसकी कोटि को ही जाति बोल देते हैं। तो रूप के आधार पर ही उसकी कोटि से क्या निकाल ली गई है, जाति फाइंड कर लेते हैं। अब रो और कॉलम मेथड क्या होता है, तीसरी चीज तो हम जानते हैं कि हमें कोई अवयव की 3 पंक्तियां दे दी जाएं, और हमारे में जो अभी सिलेबस चेंज हो गया इसमें नहीं है, पहले वाले सिलेबस जो हमारा चेंज हुआ था सेमेस्टर ईयरली, उसमें हमारे अध्याय था किसी अवयव की पंक्ति जाति और स्तंभ जाति ज्ञात करना, जिसे हम बोल देते हैं किसी भी अवयव की स्वतंत्रता और परतंत्रता ज्ञात करना, है ना, या पंक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता ज्ञात करना। जब कोई अवयव दिया इस प्रकार उसकी पंक्ति दे दी गई है 3 पंक्तियां, एक अवयव है उसकी 3 पंक्तियां ये हैं, अब इसकी पंक्ति जाति याद करो। तो हमें कोई भी अवयव भी दे सकता है, पंक्ति दे सकता है, और हमें अब इसकी पंक्ति जाति को ज्ञात करना है। तो क्योंकि 3 पंक्ति दी गई है तो अब 3 पंक्ति दी गई तो अवयव के रूप में न देकर पंक्ति के रूप में दे दिया गया है, इसे स्तंभ के रूप में दे देता तो हम इनमें से किसी एक पंक्ति को आधार मानकर उस पंक्ति की सहायता से एलिमेंट्री ऑपरेशन संक्रिया लगाकर शेष दोनों पंक्तियों के पहले पहले अवयव को हम क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, पहले पहले अवयव को जीरो बनाएंगे। जब हम इसमें क्या लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे। इसमें किसी गुणा संक्रिया में क्या होता है, इसमें कोई संख्या गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। इसकी सहायता से ही जीरो बनाया, इसकी सहायता से इसके पहले अवयव को जीरो बनाया, जिससे हमें 3 जो रो हैं वो इसके जो हमें जो नई जो हमें नई रो प्राप्त होंगी, तो कितनी प्राप्त आएंगी रो, 2 रो प्राप्त होंगी नई। अभी 3 है, जब इसकी सहायता से इसमें परिवर्तन करेंगे तो 2 रो प्राप्त हो जाएंगी। हम उन 2 रो को क्या करेंगे, उन्हें जोड़ भी सकते हैं, घटा सकते हैं, उनमें किसी भी चीज का गुणा करके जोड़ा घटाया जा सकता है। मतलब एक पंक्ति दूसरे में जोड़ दो घटा दो, किसी का गुणा करके जोड़ दो घटा दो। ऐसा करने से हमने पहला अवयव जीरो बना दिया है, शेष 2 अवयव मान लो इस प्रकार बचे हैं, तो यदि हम क्या करेंगे, एक बार में यदि हम ऐसा कुछ करेंगे कि इसके सभी अवयव जीरो हो जाए, तो क्योंकि सभी अवयव तो जीरो होंगे नहीं, क्योंकि ऐसे में अवयव की जाति कितनी निकल के आ जाएगी, 0 निकल के आ जाएगी। और यदि किसी भी अवयव का अस्तित्व तो उसकी जाति जीरो नहीं होती है, क्योंकि तो हम इसका क्या करेंगे, बीच वाले अवयव को जीरो बनाएंगे, क्योंकि इसका मेन आधार क्या है कि लास्ट में जब इन दोनों को हल करेंगे तो हमें फाइनल एक पंक्ति मिलेगी, है ना। जब हमने 3 पंक्ति से बदला और इसे रूपांतरित किया तो 2 पंक्तियां मिली, फिर हम इन 2 पंक्तियों को रूपांतरित करेंगे तो फाइनल एक पंक्ति मिलेगी। हमने क्या कहा, इसके दोनों अवयव जीरो क्यों होंगे, क्योंकि यदि फाइनल पंक्ति तीनों अवयव जीरो हैं तो फिर इसमें क्योंकि तीनों अवयव मतलब सभी अवयव जीरो हैं, तो दिए गए अवयव जिस अवयव की ये पंक्तियां हैं जिसकी जाति हमसे निकलाई जा रही है उसकी जाति कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
और यदि कोई भी अवयव है तो उसकी जाति कभी जीरो नहीं होती, अर्थात इसके एक साथ तीनों दोनों अवयव को जीरो नहीं बनाया जा सकता। यदि हमने संक्रिया लगाई और साथ इसके दो अवयव क्या बन गए, जीरो, तो इसमें कितने अवयव जीरो नहीं है, एक अवयव जीरो नहीं है, तो ऐसा अवयव की जाति कितनी होगी, एक होगी। यदि हमने एक जीरो बना लिया था, अब हमने दो में लगाए और शायद जीरो ना बने, तो कितने अवयव अशून्य हैं, दो, तो इसकी पंक्ति जाति कितनी निकल के आएगी, दो। शायद हम शुरू से ही जीरो ना बना पाते कोई भी अवयव और तीनों अवयव अशून्य रहते, तो इस आपकी पंक्ति जाति कितनी हो जाती, तीन हो जाती। अर्थात पंक्तियों को आपस में हल करके इनके अवयव जीरो बनाए जाते हैं। लास्ट में जब जो पंक्ति बचती है जिसे आगे हल नहीं कर सकते क्योंकि हमने परिवर्तित किया, तो लास्ट में ऐसी कंडीशन तो आई जब एक ही पंक्ति बचेगी, एक अकेली पंक्ति में संक्रिया लगाने के लिए कोई दूसरी पंक्ति नहीं बची, क्योंकि हल किया तो दो हो गई, 200 हल करने के बाद एक पंक्ति मिल गई, तो उसमें लास्ट में देखे जाते हैं कितने अवयव अशून्य हैं। यदि 3-4 पंक्ति जितने शुरू में अवयव थे यदि वो सब अशून्य है तो उसकी जाति वही हो जाएगी। यदि इसमें 3 लिए थे, तीनों शून्य है, तो पंक्ति जाति 3, दो एक शून्य बन गया, दो अवयव अशून्य है तो इसकी पंक्ति जाति 2, या फिर इसके तीनों अवयव अशून्य है तो इसकी पंक्ति जाति कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जो किसी अवयव की पंक्ति जाति होती है वही स्तंभ जाति होती है, और फिर जो इसकी पंक्ति जाति होगी वही पूरे अवयव की जाति होगी। तो हम पंक्ति जाति निकाल कर भी अवयव जाति निकाल सकते हैं। और हमें पंक्ति जाति हल करने के लिए क्या लगानी पड़ती है, ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, तो इन्हें भी क्या बोल देंगे हम, संक्रियाओं के द्वारा किसी अवयव की जाति ज्ञात करना। तो ये थी हमारी फर्स्ट मेथड जिसमें संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया लगाने के द्वारा हम उसे अवयव को किसी भी रूप में बदलकर, एसोनोन रूप में या केमिकल रूप में बदल के जाति निकाल सकते हैं, उसे नॉर्मल रूप में बदलकर उसकी जाति फाइंड कर सकते हैं, या फिर उसकी पंक्ति या स्तंभ जाति निकाल के किसी अवयव जाति फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मेथड में किसी अवयव की जाति कितने प्रकार से ज्ञात की जाती है, 3 प्रकार से ज्ञात की जाती है। इसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड है जिसे हम क्या बोलते हैं, अवयव को हल करके या उसका मान निकाल कर, या हम बोलते हैं डिटरमिनेट मेथड। डिटरमिनेट मेथड, इसके द्वारा किसी अवयव की ऐसी जाति निकालते हैं जो सबसे बेसिक मेथड होता है। इन सब का आधार डिटरमिनेट मेथड ही है, और जिससे द्वारा आसानी से जाति को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जाति का अपना रोल क्या है या जाति किस प्रकार आई उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। इनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा देखना पड़ता है, जीरो बनाने में परेशानी होती, कभी कभार मतलब जब सावधानी रखनी पड़ती, देखना पड़ता है। कई बार हम कोई अवयव जीरो बनाते हैं, फिर अगले अवयव जीरो बनाया तो पहले वाला फिर अशून्य हो जाता है, थोड़ा सा वो करना पड़ता है। इसमें हम बड़ी आसानी से इजीली रूप से जाति फाइंड कर लेते हैं। लेकिन पेपर क्वेश्चन ये आया कि इसके नॉर्मल रूप में बदलो और फिर नॉर्मल रूप में बदलकर दिए गए अवयव जाति निकालो, तो हमें अपने क्वेश्चन को इसी प्रकार करना पड़ेगा, नॉर्मल रूप में बदलकर। तथा इसके अलावा नॉर्मल रूप में बदलना अलग से क्वेश्चन है जो हम आगे कराएंगे। और आज के लेक्चर में हमने जो आप लोगों को ये 3 रूप में बताया, तो जो हमारा डिटरमिनेट मेथड है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे, एक एग्जांपल लेकर भी हल करके बताएंगे, क्योंकि हमने आप लोगों को अवयव को हल करना पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। आप लोगों को से अवयव को हल करना बनता भी होगा, तो जब उसे हल करेंगे तो मतलब आप लोगों को बनता है तो उसे पूरा एक एग्जांपल लेकर हल करके बता देंगे। और इसके अलावा अवयव संबंधी कुछ प्रमेय हैं वो बता देंगे। किसी अवयव की शून्यता कैसे ज्ञात की जाती है वो हम पहले बता चुके हैं, न्यूलिटी, या फिर दोबारा बता देंगे। फिर जब हमारे अवयव की जाति पूरी हो जाएंगी और फिर संक्रिया बताएंगे, तो फिर वहां पर एग्जाम्पल लेकर एक बार संक्रिया द्वारा जाति निकाल देंगे। फिर हम पढ़ेंगे किसी अवयव पृष्ठान रूप क्या होता है, जो भी बताया। तो यही है पृष्ठान रूप बदलना क्या है, इसका थोड़ा बेसिक थ्योरी बता देंगे। कैनोनिकल रूप क्या होता है, तो ये सब चीजें फिर हम दोबारा पढ़ने को मिलेंगी, जिनसे क्वेश्चन आ जाते हैं किसी अवयव को इन रूपों में बदलना। और यदि आप लोगों को इससे संबंधित कोई डाउट है तो नीचे कमेंट के द्वारा आप लोग से पूछ सकते हैं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।